हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है रिवाइज करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के OD-OP को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो गोरखपुर का OD-OP क्या है? तो टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट। हापुड़ का क्या है? तो होम फर्निशिंग। हरदोई का OD-OP क्या है? तो हैंडलूम। हाथरस का क्या है? तो हींग जो है ये हाथरस का एक जिला एक उत्पाद है। हमीरपुर की बात करें तो जूते, ये हमीरपुर का एक जिला एक उत्पाद है। जालौन में क्या है? तो हस्त निर्मित कागज़ कला, ये जालौन का OD-OP है। जौनपुर ऊनी कालीन दरी को जो है OD-OP के तौर पर चुना गया। झांसी की बात करें तो सॉफ्ट टॉयज़, ये जो है झांसी का एक जिला एक उत्पाद है। अगला देखते हैं कौशाम्बी का, तो खाद्य प्रसंस्करण केला, ये जो है कौशाम्बी का एक जिला एक उत्पाद है। कन्नौज का इत्र, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद, ये है कुशीनगर का एक जिला एक उत्पाद। कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन। कानपुर नगर का क्या है? तो चमड़ा उत्पाद। कासगंज का है जरी जरदोजी। और लखीमपुर खीरी का है जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद, ये क्या है? ये लखीमपुर खीरी का एक जिला एक उत्पाद है। ललितपुर की अगर हम बात करें तो जरी सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये सारे याद रख सकेंगे आप। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के OD-OP के तौर पर चुने गए उत्पाद थे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, यानी कि 3 जगहों पर, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको सितंबर महीने की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ई-बुक डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए चुना है? तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, मुमताज खान को। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी? तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, योगासन में। ये इमेज देख सकते हैं। अगला है, स्नो टाइगर के नाम से जाने जाने वाले किस कर्नर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, प्रेमचंद डोगरा। इन्हें जो है स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगला है, विश्व भर के घूमने योग्य 20 देशों की सूची में श्रीलंका कौन से स्थान पर रहा? तो जो श्रीलंका है ये 17वें स्थान पर आ गया है और पिछले साल जो श्रीलंका है ये 5वें स्थान पर था। अगला है, मध्य प्रदेश की किस पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, उमा भारती ने। अगला है, हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए विश्व डाक दिवस जो ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया। इन्होंने निम्नलिखित में से किस फिल्म में काम किया था? तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, ये तीनों ही फिल्मों में इन्होंने काम किया था, बागी, 3 इडियट, पानीपत। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया था। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुँचाने के मकसद से प्रत्येक विकास खंड में एक बागवानी मॉडल गाँव विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं दिनेश प्रताप सिंह। तो इन्होंने
जो अधिकारी हैं उनको राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव विकसित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे, तो प्रत्येक विकास खंड में जो है एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य ये है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके। प्रत्येक मॉडल गांव का उपनिदेशक और डीएचओ स्तर के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। साथ ही जानकारी के लिए मॉडल गांव के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे। इस बोर्ड में दर्शाया जाएगा कि जो गांव है वो मॉडल विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि प्रत्येक विकासखंड में एक एक बागवानी मॉडल गांव जो है विकसित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके। और ऐसा जो निर्देश है वो किसने दिया है, तो उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सपा संरक्षक जो मुलायम सिंह यादव थे उनका कल यानी कि 10 अक्टूबर की सुबह निधन हो गया। ये 82 साल के थे और पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम का जो मेदांता अस्पताल है वहाँ पर ये भर्ती थे कई दिनों से और वहीं पर जो है इनका निधन हुआ है। और ये यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में इनके निधन के बाद जो है 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, ये 1967 में पहली बार विधायक बने थे और ये कुल मिलाकर के 8 बार जो है विधायक के तौर पर चुने गए और 7 बार सांसद के तौर पर ये चुने गए। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 2 बार ये केंद्रीय मंत्री भी रहे। दोस्तों जो मुलायम सिंह यादव हैं इन्होंने सैफई से लेकर के, क्योंकि सैफई में इनका जन्म हुआ था, सैफई के निवासी थे और सैफई से लेकर के सत्ता के शिखर तक का सफ़र जो है बड़े ही संघर्षों के साथ तय किया था। क्योंकि इनके जो पिता है वो एक किसान थे और बावजूद उसके इन्होंने इतना संघर्ष किया और इतने ऊंचे स्तर तक पहुँचे। राजनीति में एक बड़ी पहचान है मुलायम सिंह यादव की। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, जिससे संबंधित आपको क्या याद रखना है कि इनका जो निधन है वो कहाँ पे हुआ है, तो मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम में। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे और 7 बार ये सांसद चुने गए और 8 बार ये विधायक रहे। अगर हम जन्म की बात करें कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1939 में इनका जो है जन्म हुआ था और साल 2022 में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 81वें इंडियन रोड कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए कितनी राशि का अनुमोदन किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 8,000 करोड़ रुपए की। दोस्तों नितिन गडकरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने कहा कि भारत को हमें 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। और इसी अवसर पर जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि का भी अनुमोदन किया है। किसके लिए, तो उत्तर प्रदेश की सड़कों के लिए। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि साल 2024 से पहले यूपी में जो सड़कों का नेटवर्क है वो अमेरिका के बराबर होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं देगा। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि 2024 तक जो है ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं वो अमेरिका की तरह हो जाएंगी और इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय जो है 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं भी देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि 81वें अधिवेशन का जो उद्घाटन किया गया है लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का, तो उसमें उस अवसर पर जो है जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कितने रुपए की उत्तर प्रदेश में सड़कों के लिए राशि का अनुमोदन किया है, तो 8,000 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, यानी बेन एस बर्नार्ड के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेक।
अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है कब, तो 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को जो है ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, 10 अक्टूबर को। किसको दिया गया है, तो नाम याद रखेंगे, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेक को। और दोस्तों इन्हें ये क्यों दिया गया है, तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। उन्हें विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका की समझ में उल्लेखनीय सुधार के लिए सम्मानित किया गया है। उनके शोध में एक महत्वपूर्ण खोज है कि बैंकों को पतन से बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ है, आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार के जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमिक्स का, ये किसको दिया गया है साल 2022 में, तो तीनों नाम याद रखेंगे, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेक। ठीक, नाम याद रखेंगे तीनों, और क्यों दिया गया है तो इसको भी याद रखेंगे। अब दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है जो कि 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, सभी नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं। अर्थशास्त्र का यहाँ पर आपने देख ही लिया है, और बाकी के जो नोबेल पुरस्कार है वो यहाँ पर देखेंगे। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाते पेवो को दिया गया, भौतिकी का एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर को और एंटोन जेलिंगर को। तो इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन की अगर हम बात करें तो कैरोलिन बटोरजी, के वेरी सापलेस और मोर्टन मेल्डल, तो इन्हें जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य की बात करें तो एनी एनॉक्स, इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है साल 2022 का। शांति की बात करें तो एलएस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, और इसके अलावा यूक्रेनी जो मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया। तो ये जो 6 नोबेल पुरस्कार हैं सभी नाम अच्छे से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर कुछ अवार्ड को जो हम रिवाइज करेंगे आपके आने वाले पैट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साल 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को दिया गया, टॉम ऑफ सेंड के लिए। 2021 की बात करें तो डेविड ड्यूब को दिया गया था, और इनकी पुस्तक क्या थी, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, याद रखेंगे डेविड ड्यूब को 2021 का। 2020 का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मार्की लुकास रीजनेबिल्ट, इनकी पुस्तक थी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये आप याद रखेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट गीतांजलि श्री रहेगा, क्योंकि जो गीतांजलि श्री है ये हमारे यूपी से संबंधित थी। ठीक, याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो डेमन गलगुट को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया, और इनकी रचना क्या थी, तो द प्रॉमिस। 2020 का डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट और 2020 का डगलस स्टुअर्ट। वैसे 2021 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में जो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, और किस लिए, तो सम्राट अशोक, ये इनकी रचना थी। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को, और इनकी रचना क्या थी, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इनकी रचना थी। तो याद रखेंगे, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले। तो कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखेंगे। और दोस्तों हाल ही में अभी जो है क्या दिया गया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है साल 2020 का। तो वो जो है किसको दिया गया है, याद रखेंगे आप, आशा पारेख को। किसको दिया गया है, आशा पारेख को जो है 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मोढेरा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में जो मोढेरा गांव है इसको जो है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। मोढेरा देश का पहला 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा संचालित गांव होगा, जो आवासीय और सरकारी भवनों पर ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम विकसित करने में शामिल होगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि भारत का पहला गांव जो है कौन सा है, 24/7 सौर ऊर्जा संचालित वाला। तो याद रखेंगे आप, गुजरात का है मोढेरा गांव। किस जिले में पड़ता है, तो मेहसाणा जिले में ये पड़ता है गुजरात के,
नाम क्या है, मोढेरा गांव। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे दोस्तों। इसी के साथ एक क्वेश्चन याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा है, तो आप याद रखेंगे वो है झारखंड का जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला ये जो है झारखंड का है, हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय वाला जिला, याद रखेंगे झारखंड का है। और इसके साथ ही क्वेश्चन और याद रखेंगे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे आप हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, देश का पहला प्रमाणित जिला, तो याद रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मध्य प्रदेश का है बुरहानपुर। बुरहानपुर ये जो है मध्य प्रदेश का है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो जो 1 उपग्रह है इसको लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चाइना ने। दोस्तों चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद एक नया उपग्रह जो है लॉन्च किया है, और किस लिए, तो सूर्य से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। एडवांस्ड स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। उपग्रह कॉफे 1 ये इसका नाम है, क्या नाम है, कॉफे 1 इसका नाम है। तो इसे जो है कक्षा में स्थापित होने के साथ 6 महीने का लंबा कमीशन चरण शुरू होगा। तो यहाँ से बस आपको यही याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सूर्य से जुड़े रहस्यों को जो है जानने के लिए, उजागर करने के लिए किस देश ने एक उपग्रह लॉन्च किया है कॉफो 1 नाम से, तो आप याद रखेंगे चाइना ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला है, भारत सरकार ने किस सशस्त्र बल के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारतीय वायुसेना के लिए। दोस्तों भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना में नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नवीनतम शाखा भारतीय वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी। हथियार प्रणाली शाखा का निर्माण भी एक इकाई के तहत सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों के एकीकरण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से याद रखेंगे कि भारत सरकार ने जो है किस सेना को, तो भारतीय वायुसेना को नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे दोस्तों भारतीय वायुसेना से संबंधित कि भारतीय वायुसेना के चीफ जो है वर्तमान में कौन है, तो आप नाम याद रखेंगे कौन है, तो विवेक राम चौधरी यानी VR चौधरी जो है ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, नाम याद रखेंगे। और हाल ही में दोस्तों CDS जो है बनाए गए हैं, जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद जो है CDS के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम भी आप याद रखेंगे, क्या नाम है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है ये CDS के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, धनुष बाण। दोस्तों महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव में चुनाव आयोग ने हाल ही में शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था धनुष बाण, इस पर जो है रोक लगा दी है। ठीक है, अभी चर्चा में, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि चुनाव आयोग ने जो है किसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी थी जो उपचुनाव थे, तो आप याद रखेंगे शिवसेना का ये चुनाव चिन्ह था, और चुनाव चिन्ह क्या था, तो धनुष बाण, जिस पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ड्रोन द्रोणी नाम से, नाम याद रखेंगे, द्रोणी इसका नाम है, तो इसका निर्माण जो है ये किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, गरुण एयर स्पेस के द्वारा। दोस्तों भारत में निर्मित जो कैमरा ड्रोन है द्रोणी, इसका द्रोणी नाम है, उन्नत सुविधाओं के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लॉन्च किया गया। इसे जो है किसने लॉन्च किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी ने इसको लॉन्च किया है। ड्रोन का निर्माण गरुण एरो स्पेस द्वारा किया गया है, याद रखेंगे, और यह ड्रोन 2022 के अंत तक आ जाएगा। ड्रोनी कह सकते हैं या फिर आप द्रोणी, ठीक है, एक ही बात है, द्रोणी या ड्रोनी। तो ये जो ड्रोन है ये स्वदेशी है और इसे विभिन्न निगरानी और कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द्रोणी नाम का जो ड्रोन है इसको किसने लॉन्च किया, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो निगरानी, विभिन्न तरह की निगरानी और कृषि उद्देश्यों को जो है पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे द्रोणी नाम से क्या है, ये एक ड्रोन है।
अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों के बीच मानसिक दिक्कतों को लेकर के जागरूकता फैलाई जा सके, यही इसका उद्देश्य है। थीम क्या रही साल 2022 की? तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं, ये जो है थीम रही साल 2022 की। और दोस्तों ये जो दिवस है ये कब शुरू हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1992 में विश्व मानसिक सेहत दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो यहाँ से सारी बातें याद रखेंगे। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और थीम क्या रही? तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं, ये इसकी थीम रही। तो दोस्तों ये थे 11 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो कि हमने आपसे पूछा था कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जम्मू और कश्मीर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर के तैयार हुई? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।